ओके सो हेलो एवरीवन, सी प्रोग्रामिंग के नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तबीयत थोड़ी सी खराब है यार, तो अगर आवाज वगैरह ढंग से ना आए तो माफ करना यार। और पिछले हम बात कर रहे थे अभी पॉइंटर्स के ऊपर, जहाँ पे पिछली वीडियो में हमने पॉइंटर टू पॉइंटर पे छोड़ा था। तो पॉइंटर क्या होता है, जो एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं, जो किसी भी वेरिएबल की तरफ पॉइंट करता है या उसके जो एड्रेस है मेमोरी में, उसका जो एड्रेस है उसे स्टोर करता है। और पॉइंटर टू पॉइंटर क्या होता है? पॉइंटर टू पॉइंटर ये होता है जो किसी एक पॉइंटर को अगर कोई पॉइंटर पॉइंट करे उसको हम बोलते हैं पॉइंटर टू पॉइंटर, जिसका सिंटैक्स होता है ये। इसमें हम 2 बार एस्ट्रिक्स का यूज करते हैं और इसमें हम स्टोर कराते हैं एक पॉइंटर का एड्रेस। तो ये एक पॉइंटर को पॉइंट करता है, जो कि पॉइंटर किसी एक वेरिएबल को पॉइंट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो इतना पॉइंटर टू पॉइंटर का फंडा। थोड़ा सा यहाँ हम पावर पॉइंट में आ जाते हैं। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, वी कैन ऑल्सो पॉइंट टुवर्ड्स अनदर पॉइंटर एज पॉइंटर्स ऑल्सो हैव सम मेमोरी एड्रेस ऑफ देयर ओन। ये होता है सिंटैक्स। तो क्या होता है, एक मिनट पेन ले लेते हैं। यहाँ पे मेरा वेरिएबल है इंट ए, जिसका मेमोरी में कोई एड्रेस है 2000। इस 2000 को स्टोर कराते हैं हम एक पॉइंटर में। ये रहा पॉइंटर ptr, और इसका भी खुद का एक मेमोरी एड्रेस होता है, जो यहाँ पे मैंने ऐसे ही अज्यूम करने के लिए डाल रखा है 3000। और पॉइंटर टू पॉइंटर क्या होता है, ये रहा मेरा स्टार स्टार pptr, जो कि एक पॉइंटर टू पॉइंटर है, इसलिए इसका नाम भी pptr रखा है, शॉर्ट फॉर्म पॉइंटर टू पॉइंटर। और इसमें मैंने स्टोर कराया हुआ है अपने इस ये वाले जो ये ptr है, इसके एड्रेस को मैंने यहाँ पे स्टोर कराया हुआ है। तो ये होता है now the second pointer int star star pptr can also access the value that is stored in variable a, as it can access the address of int star ptr, therefore it can also access variable a. This is called pointer to pointer. तो क्या है बेसिकली, जो क्योंकि ये जो मेरा pptr है, ये मेरे इस वाला जो पॉइंटर है इसको एक्सेस कर सकता है। तो ये क्या कर सकता है, क्योंकि जब ये इसको एक्सेस कर पा रहा है स्टार ptr को, और स्टार ptr एक्सेस कर पा रहा है मेरे वेरिएबल को, तो मैं अपने वेरिएबल को ये नॉर्मल पॉइंटर के जरिए ना जाके, इस वाले के जरिए ना जाके, इसके जरिए भी उसको एक्सेस कर सकता हूँ। क्योंकि बेसिकली क्या है, हम मेमोरी एड्रेस के साथ ही तो खेल रहे हैं। मेमोरी में जो भी एड्रेसेस है वो हम स्टोर करा रहे हैं और मेमोरी एड्रेस के साथ ही खेल पा रहे हैं। सी में यही एक खासियत होती है, सी में, सी प्लस प्लस में और जावा में ये कॉन्सेप्ट नहीं होता है। यहाँ पे आप सिस्टम लेवल पे खेल खेलते हो, यहाँ पे आप मेमोरी को एक्सेस कर सकते हो। जावा में ये चीज इसलिए नहीं होती क्योंकि जावा जो है वो एक रोबस्ट लैंग्वेज है। उसमें क्या होता है, यूजर को अलाउड ही नहीं है कि वो मेमोरी के साथ कोई छेड़खानी कर सके। सी प्लस प्लस में क्या है, यूजर को एक फ्रीडम होती है कि वो मेमोरी के साथ छेड़खानी कर सकता है। तो ऐसे काफ़ी कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो सी प्लस प्लस में है, सी में है और जावा में नहीं है बेसिकली। जैसे सी प्लस प्लस में ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी होता है, उसे सी प्लस प्लस के कोर्स में देखेंगे। तो फिलहाल ये है हमारा पॉइंटर टू पॉइंटर। अब देखते हैं अगली स्लाइड। Make a variable and a pointer that points to it, and also create a pointer to pointer. Use this pointer to change the variable की value and use pointer to pointer to print the new value. ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आई बिलीव हमने VS कोड में कर लिया है। हाँ, पिछली वीडियो में ही कर लिया है शायद। चलो एक बार इसे फिर से कर लेते हैं। फिर भी मैंने एक वेरिएबल बनाया हुआ है एज, जिसका मैंने जो एड्रेस है वो इस ptr में स्टोर कर रखा है, और इस ptr का एड्रेस मैंने अपने पॉइंटर टू पॉइंटर में स्टोर कर रखा है %ptr। तो क्वेश्चन ये कहता है, नॉर्मल पॉइंटर से एज की वैल्यू को बाय 1 इंक्रीमेंट करो, विच विल बी 90, एंड देन उसे इस वाले पॉइंटर टू पॉइंटर के थ्रू प्रिंट करो। तो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो अपनी जो एज की वैल्यू है उसको प्रिंट करा लें। तो यहाँ पे डाल देंगे %d\n, और यहाँ पे हम यूज करेंगे, चलो पॉइंटर टू पॉइंटर को यूज करेंगे वैल्यू प्रिंट कराने के लिए। स्टार स्टार pptr डालना है, pptr। ठीक है, ये हो गई। अब मैं इंक्रीज करूंगा वैल्यू को। मैंने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर बताया था कैसे यूज होता है पॉइंटर्स पे और किसका क्या मतलब होता है, तो पिछली वीडियो में देख लेना। अब हमें पॉइंटर को यूज करते हुए वैल्यू को बाय 1 इंक्रीज करना है। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट डाल दूंगा, ब्रैकेट में डालूंगा $ptr और इसको मैं कर दूंगा ++। अब फिर से मुझे अपनी प्रिंटफ स्टेटमेंट को करना है कॉपी, तो इसे कर लेंगे कॉपी और यहाँ पे लाके इसको कर देंगे पेस्ट। सेव करते हैं और रन करते हैं। तो यहाँ आउटपुट में देख सकते हो 2 लाइन्स प्रिंट हुई है। पहली मेरी जो एज थी 18, देन मैंने उसको यहाँ पे इंक्रीमेंट करा नॉर्मल पॉइंटर से, और यहाँ पे उसको अपने पॉइंटर टू पॉइंटर की हेल्प से मैंने प्रिंट किया है। तो ये हो गया एक बेसिक पॉइंटर टू पॉइंटर का फंडा कि पॉइंटर टू पॉइंटर क्या चीज़ है। बेसिकली एक ऐसा पॉइंटर है जो पॉइंटर को ही पॉइंट करता है। तो अब हम थोड़ा सा आगे आते हैं। अब ये देखो, नॉर्मल पॉइंटर में हम सिंगल स्टार यूज करते हैं, बट यहाँ पे हम डबल एस्ट्रिक्स का यूज कर रहे हैं। पर डबल एस्ट्रिक्स का यूज क्यों कर रहे हैं भाई, पॉइंटर ही तो है। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम मेमोरी में 2 बार जंप करना चाहते हैं। तो अगर हम सिंगल स्टार यूज करेंगे तो ये मेमोरी को एक ही बार सर्व कर पाएगा। जैसे ये वाला जो पॉइंटर है इसमें सिंगल एस्ट्रिक्स है, इसका मतलब ये है ये मेमोरी में सिर्फ एक बार सर्व कर सकता है।
तो ये एक बार ही सर्व करके यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, तो ये मेमोरी को एक्सेस कर पा रहा है, तो ये ओके। लेकिन जब हम एक ऐसा पॉइंटर बनाएंगे जो पॉइंटर को ही पॉइंट कर रहा हो, तब हमें डबल ये यूज़ करना पड़ेगा। अगर हम ये डबल यूज़ नहीं करेंगे तो ये सिर्फ यहाँ तक सर्व कर पाएगा। तो अगर आप कोई ऐसा वो करोगे यूज़ कंपाइलर, जैसे कि डेवऑप्स C++ है, या फिर वो सॉरी डेवऑप्स कह रहा हूँ, डेव C++ है या फिर टर्बो C++ है, वो लोग आपको एरर शो कर देंगे पर ये नहीं बताएंगे कि आपका एरर क्या है। तो एरर यही होगा, आपको डबल एस्ट्रिक्स यूज करना है जब भी आप किसी पॉइंटर के तरफ पॉइंट करवा रहे हो सेकंड टाइम। अगर आप थर्ड टाइम करवा रहे हो, अगर मैं सपोज यहाँ पे एक और पॉइंटर बना दूं और उसका नाम रख दूं PPTR2, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रिपल एस्ट्रिक्स लगाना पड़ेगा। जब तक मैं ट्रिपल एस्ट्रिक्स नहीं लगाऊंगा तब तक क्या होगा, ये सिर्फ यहीं तक जा पाएगा या ये यहाँ तक जा पाएगा, बट मुझे इसे ले जाना है यहाँ तक, तो यहाँ पे मेरा ट्रिपल एस्ट्रिक्स यूज होगा। तो ये होता है पॉइंटर्स के साथ में। तो ये चीज़ है, ये मैंने डाल रखी है अब एग्जांपल में, ये बस मैंने लिख रखा है, ये प्रिंट नहीं होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा, बट ये मैंने आपको बताने के लिए लगा रखा है कि आपको डबल एस्ट्रिक्स क्यों लगाना है, ताकि आप यहाँ से यहाँ तक नहीं, आप यहाँ से यहाँ तक जंप कर पाओ। तो इसलिए हम डबल एस्ट्रिक्स का यूज करते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे जेनेरिक पॉइंटर की। अब तक क्या है, मैं जो भी पॉइंटर बना रहा हूँ, मैं उसकी जो कास्ट है या उसका जो डेटा टाइप है वो उसी वेरिएबल के डेटा टाइप के साथ मैच कर रहा हूँ। जैसे अगर मैं एक इंटीजर पॉइंटर बनाता हूँ तो ये इंटीजर को पॉइंट करेगा, ये कैरेक्टर को पॉइंट नहीं कर पाएगा। एक बार इसको प्रैक्टिकली भी करके देखते हैं VS कोड में। तो ये रहा VS कोड। अब मैंने ये जो स्टार PTR बनाया है, इंट स्टार PTR, और इसमें एज का एड्रेस डाला हुआ है, इसको यहाँ से हटा देते हैं इन वाले प्रिंटफ स्टेटमेंट्स को। तो पंगा क्या है, ये दोनों चीजें जब तक सेम नहीं होंगी, ये नीचे वाला और ये ऊपर वाला इंट, तब तक ये आपस में मैच नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर मैं यहीं ऊपर एक कैरेक्टर बना देता हूँ कैर CH और उसे इक्वल टू रख देता हूँ, सिंगल कोट्स में A डाल देता हूँ, तो अब ये मैंने एक कैरेक्टर वेरिएबल बना लिया है। ओके, अब अगर मैं इंट स्टार PTR में एज की जगह अपने CH का एड्रेस स्टोर करवाऊँ, और अब जरा मैं इसको रन करके देखता हूँ, यहाँ पे डाल देते हैं %C, स्टार PTR के जरिए हम प्रिंट करना चाह रहे हैं हमारे कैरेक्टर को। तो यहाँ पे देखो इसने प्रिंट कर दिया है बट वार्निंग जनरेट कर दी है। तो VS कोड कर देता है बट दूसरे कंपाइलर्स नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, इसका जो डेटा टाइप है वो कैरेक्टर से अलग है। विजुअल स्टूडियो कर दे रहा है, इम्प्लिसिटली सारे काम कर देता है। भाई देखो यहाँ पे वैसे लिखा हुआ भी है इनकम्पैटिबल पॉइंटर टाइप, और ये बता भी रहा है यहाँ पे कैर स्टार होना चाहिए। तो बेसिकली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, जो आपका एक पॉइंटर है वो दो तरीके के डेटा टाइप्स को पॉइंट नहीं कर सकता। तो कुछ ऐसा सोल्यूशन नहीं है कि मैं दो डेटा टाइप्स को एक सिंगल पॉइंटर से पॉइंट करवाऊं। तो हाँ, ये चीज़ पॉसिबल है, और ये चीज़ पॉसिबल है मेरे जेनेरिक पॉइंटर की मदद से। जेनेरिक पॉइंटर क्या होता है, अभी तक हम जो भी यूज कर रहे हैं एक स्पेसिफिक पॉइंटर यूज कर रहे हैं एक स्पेसिफिक वेरिएबल को पॉइंट करवाने के लिए, जिसका कि एक स्पेसिफिक डेटा टाइप है। जैसे यहाँ पे A का जो डेटा टाइप है वो है इंटीजर। तो अगर मुझे एक पॉइंटर बनाना है PTR और मैं चाहता हूँ ये दोनों को पॉइंट करे, ये मेरे इंटीजर को भी पॉइंट करे और ये मेरे कैरेक्टर को भी पॉइंट करे, तो ऐसे केस में मैं क्या करूंगा, मैं एक वॉइड पॉइंटर बना लूंगा। वॉइड पॉइंटर माने इसका जो डेटा टाइप होगा बाय डिफॉल्ट वो वॉइड होगा। अब वॉइड का मतलब आप जानते हो, कुछ नहीं। तो जब आप इस पॉइंटर को डिक्लेयर कर दोगे वॉइड PTR, तब तक तो ये किसी भी तरीके के डेटा टाइप का नहीं है, ये किसी चीज को पॉइंट नहीं कर पाएगा, रिटर्न कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप इसे यूज करोगे उस टाइम में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सप्लिसिटली यानी खुद से इसको टाइपकास्ट करना पड़ेगा उस डेटा टाइप में जिसमें आप इसको पॉइंट कराना चाहते हो। जैसे इसका एग्जांपल करके देखते हैं। यहाँ पे जो मैंने बना रखा है कैर स्टार PTR, इसको मैं चेंज कर देता हूँ और वॉइड स्टार PTR कर देता हूँ। अब हम जरा यहाँ पे देखते हैं, देखो रेड लाइन आ चुकी है। ये रेड लाइन क्यों है, ये एरर दिखा रही है। पहले इसी को एक बार सेव करके रन करते हैं। तो ये देखो हमने यहाँ पे स्टार PTR कर रखा है, ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, वॉइड टाइप है इसका। तो अगर मुझे अभी से प्रिंट करवाना है तो कैसे करवाना पड़ेगा, मुझे इसको टाइपकास्ट करना पड़ेगा। तो इंटीजर में टाइपकास्ट करने के लिए, वो सॉरी कैरेक्टर में टाइपकास्ट करने के लिए मैं यहाँ लिख दूंगा कैर और स्टार लगा दूंगा एक। अब जो मेरा पॉइंटर है वो एक कैरेक्टर पॉइंटर में टाइपकास्ट हो चुका है एक्सप्लिसिटली। हाँ, तो थोड़ा सा ना सिंटैक्स एरर हो गया था गलती से। यहाँ पे जो एस्ट्रिक्स था वो PTR के पहले था, बट अगर एस्ट्रिक्स PTR से पहले रहेगा तो मैं टाइपकास्ट किस चीज को कर रहा हूँ, किसी चीज को टाइपकास्ट नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो मेरा स्टार है ये इससे पहले आ जाएगा, और स्टार लगाने के बाद
मुझे इसको टाइप कास्ट कर देना है कैरेक्टर में और यहाँ पे लिख देना है पीटीआर। आपको टाइप कास्ट करने का तरीका पता है, जैसे सपोज आप एक इंटीजर, ये मेरा इंट एज है, अगर मुझे एज को कैरेक्टर में टाइप कास्ट करना है तो मैं यहाँ पे कैर एच बना लेता हूँ, जिसको मैं इक्वल कर देता हूँ, ब्रैकेट में लिख देंगे कैर और यहाँ पे लिख देंगे एज। तो अब क्या होगा, मेरा जो एज होगा वो कैरेक्टर में टाइप कास्ट हो चुका होगा। तो यही चीज मैंने यहाँ पे करी है, इसको कैरेक्टर पॉइंटर में टाइप कास्ट कर लिया है। अब अगर मैं सेव करके रन करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो बिना किसी एरर के चल रहा है, क्योंकि मैंने इसको टाइप कास्ट कर दिया है। अब अगर मुझे इसे एज की तरफ पॉइंट करवाना है तो यहाँ पे मैं %एज लिख दूंगा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे सिंपली कैर की जगह इंट स्टार लगा दूंगा और यहाँ पे अपना ये फॉर्मेट स्पेसिफाई चेंज करके %d कर दूंगा। अब सेव करके रन करता हूँ तो अब देखो मेरा एज प्रिंट हो गया है। तो ये कमाल है वॉइड पॉइंटर का। वॉइड पॉइंटर क्या करता है, इसका बाय डिफॉल्ट तो कुछ डेटा टाइप है ही नहीं, वॉइड है। तो ये क्या कर सकता है, ये चाहे आपके कैरेक्टर स्टोर करा लो, चाहे आप इसमें फ्लोट स्टोर करा लो, चाहे आप इसमें इंटीजर स्टोर करा लो, चाहे आप इसमें स्ट्रिंग कुछ भी स्टोर करा लो। स्ट्रिंग तो नहीं करा पाओगे क्योंकि जावा यूज नहीं कर रहे हो, ये आपकी सी है, इसमें स्ट्रिंग नहीं है डेटा टाइप। बट द पॉइंट इज वॉइड पॉइंटर एक किसी भी तरीके के डेटा टाइप का जो एड्रेस है उसको स्टोर कर सकता है और किसी भी तरीके के डेटा टाइप की तरफ पॉइंट कर सकता है। तो वापस आ जाते हैं पावर पॉइंट में और ये वाली स्लाइड का हमने देख लिया सब कुछ। तो अब आ गया है जेनेरिक पॉइंटर दैट पॉइंट्स टू एन इंटीजर एंड ए कैरेक्टर। तो यही चीज जो है हमने अभी अभी अपने विजुअल स्टूडियो कोड में करी है। ये वाला क्वेश्चन हमने यहाँ पे कर लिया है। तो अभी आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से। तो अब हम आ गए हैं कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस की तरफ। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अगर आपने फंक्शंस पढ़ा है तो फंक्शंस में हम जब भी आर्ग्यूमेंट्स डालते थे उसमें हम पॉइंटर्स नहीं डालते थे, हम उसमें नॉर्मल अपने वेरिएबल का नाम लिख देते थे फंक्शन कॉल के टाइम पे। तो वो क्या होता है, वो होता है कॉल बाय वैल्यू। तो इसमें क्या होता है, जब हम कॉल बाय वैल्यू की यूज करते हुए अपने वेरिएबल को जो है एज आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, तो हम क्या करते हैं, कुछ समय के लिए उस फंक्शन में जो कि स्टैक में स्टोर्ड है उसमें एक वेरिएबल की कॉपी को जनरेट कर देते हैं। जैसे अगर मैं अभी VS कोड में आऊँ, यहाँ पे मेरा इंट मेन है, यहाँ इसके ऊपर मैं एक फंक्शन बना लूंगा जिसको मैं रख देता हूँ इंट सम, जो मेरा आर्ग्यूमेंट लेगा एक इंटीजर a और एक इंटीजर b, और यहाँ पे इसको डिफाइन करूंगा मैं ऊपर। तो इसका काम क्या होगा, यहाँ पे मैं एक इंटीजर बनाऊंगा रिजल्ट या res इज इक्वल टू a प्लस b। तो ये फंक्शन क्या है, दो ऑपरेंड्स का सम करके मुझे दे रहा है और मैं रिटर्न करा रहा हूँ यहाँ पे res को। तो res को मैं यहाँ पे रिटर्न करा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब मैं पास करूंगा ना, जैसे मैं अभी एक मिनट, यहाँ पे हम पहले दो इंटीजर बना लेते हैं a और b। इंट a 7 और यहाँ पे एक इंटीजर b बना लेंगे इंट b इज इक्वल टू 9। तो अब क्या होगा, जब मैं अपने रिजल्ट फंक्शन को सम फंक्शन को कॉल करूंगा तो यहाँ पे मैं सम लूंगा, a b इसमें लिख दूंगा और यहीं पे इसको क्या कहते हैं, एक वेरिएबल में स्टोर कराना पड़ेगा क्योंकि हम वहाँ पे रिटर्न करा रहे हैं। तो यहाँ पे इंट res इक्वल टू सम a प्लस b, और फिर यहाँ पे जब मैं प्रिंट करूंगा तो यहाँ पे पता है क्या हो रहा है, जो एक्चुअल मेमोरी में जो चल रहा है वो क्या हो रहा है, हम ये जो वेरिएबल्स हैं इनकी एक कॉपी है। ये जो इंट a इंट b है जो हमारे फॉर्मल पैरामीटर्स हैं, ये क्या है, हमारे जो एक्चुअल पैरामीटर्स हैं इनकी एक कॉपी है। तो यहाँ पे इस प्रोग्राम में कहने के लिए आपने दो वेरिएबल बना के दो ही वेरिएबल पास कर रहे हैं, पर अब जब मेमोरी में जाओगे ना तो वहां पे एक्चुअल में 4 वेरिएबल्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे, 4 भी नहीं 5, क्योंकि ये रिजल्ट ये रहा और ये रहा आपका छठा वेरिएबल। तो मेमोरी में 6 वेरिएबल्स आपके जो है एग्जिस्ट कर रहे होंगे, क्योंकि जब आप एज कॉल बाय वैल्यू पास करते हो अपने आर्ग्यूमेंट्स को, उस टाइम आप क्या करते हो, इस फंक्शन में एक कॉपी को पास कर देते हो। इसमें आपके एक्चुअल जो वेरिएबल्स है, जो आपका मेन फंक्शन है, इसमें जो वेरिएबल्स है उनकी वैल्यूज पे असर नहीं पड़ता। जैसे मैं स्वैप फंक्शन का यहाँ पे वो लेता हूँ आर्ग्यूमेंट, ये तो मैंने फंक्शन बनाया था कि आपको बताने के लिए सिंपली कि आप जब पास करते हो तो क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे एक इंट a ले लेता हूँ इज इक्वल टू 7 और इंट b ले लेते हैं फिर से 9। अब हमें क्या करना है, इन्हें स्वैप करना है। तो स्वैप करने का ही मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो फंक्शन है इसका नाम कर लेते हैं स्वैप, इसे कर लिया है स्वैप, और इसका काम क्या है, a और b को स्वैप करना है। तो स्वैप करने का आपको जो मेथड है वो आपको पता है क्या होता है, और इसमें रिटर्न नहीं डालते क्योंकि कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा होगा। यहाँ पे इसका टाइप भी चेंज करके वॉइड कर देते हैं। और यहाँ पे स्वैप करने का तरीका क्या होता है, हम एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाते हैं इंट टेम्प, जिसको हम डाल देते हैं, किसी भी एक की वैल्यू दे देते हैं। हमने a की वैल्यू दे दी है, a को असाइन कर दूंगा b की वैल्यू और b को असाइन कर दूंगा
टेम्प की वैल्यू, और यहाँ पे प्रिंट एफ करा दूंगा, प्रिंट एफ में परसेंटाइल डी और टैब स्पेस देंगे इसके बाद, तो /t और फिर से परसेंटाइल डी, और यहाँ पे हम प्रिंट करा रहे होंगे a, b। तो ये मेरा फंक्शन हो चुका है डिफाइन। अब मैं यहाँ पे इसको कर लूंगा कॉल, तो यहाँ पे हमें स्वैप को कॉल लगानी है, स्वैप, और स्वैप में हम पास कर देंगे a, b। तो अभी एक बार ना जरा इसका आउटपुट देखते हैं, और मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ वो अभी पता चलेगा। तो यहाँ पे देखो मेरा a और b स्वैप हो चुका है, a हो चुका है अब 9 और ये हो चुका है b हो चुका है 7। बट अगर मैं इसके बाद फिर से जो मेरा मेन फंक्शन है इसमें प्रिंट एफ करा दूं अपना वही स्टेटमेंट परसेंटाइल d /t परसेंटाइल d, और यहाँ पे ना एक /n लिख लेते हैं इसके पहले ताकि ये नेक्स्ट लाइन में आ जाए, और यहाँ पे प्रिंट कराएं a, b। तो अभी हमने a और b को स्वैप किया था, तो अभी देखते हैं जो हमारा स्वैप है वो हुआ है या नहीं हुआ है। तो कोमा लगेगा यहाँ पे भी, और इसको अगर रन करते हैं तो ये देखो मेन फंक्शन में जो वैल्यूज है वो तो स्वैप ही नहीं हुई। जो आपका ये वाला फंक्शन था स्वैप वाला, इसमें तो वेरिएबल्स जो है वो स्वैप हो चुके हैं, बट जो आपका मेन फंक्शन है इसमें इन वैल्यूज में कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। तो ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो आप फंक्शन कॉल लगा रहे हो उसमें आप कॉल बाय वैल्यू कर रहे हो। तो कॉल बाय वैल्यू में क्या है, जो आपका सेपरेट फंक्शन है उसमें कॉपी चली जाएगी। ये जो ओरिजिनल वेरिएबल्स हैं ये आपके स्वैप नहीं होंगे, इनकी वैल्यूज में कोई भी अंतर नहीं आएगा। तो अब ये क्या करता है, ये आपकी थोड़ी सी ना स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाता है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसलिए बढ़ाता है क्योंकि इसमें वेरिएबल्स एक्स्ट्रा हो जाते हैं, क्योंकि आप एक कॉपी को पास कर रहे हो। तो इस चीज को सॉल्व करते हैं हमारे पॉइंटर्स के थ्रू आप क्या कर सकते हो, कॉल बाय रेफरेंस कर सकते हो। कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है, आप अपने जो वेरिएबल है जिन्हें आपको स्वैप करना है आप उनके एड्रेस को पास करते हो। तो जब आप एड्रेस को पास करते हो ना, तो जो आपके जो वेरिएबल्स है वो मेमोरी में स्वैप हो जाते हैं। आपको अलग से उनकी एक कॉपी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो आपका जो वो होता है फंक्शन, उसका जो इफेक्ट होता है वो आपको मेन फंक्शन में ही देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस मीन्स इफ वी पास एनी वेरिएबल फ्रॉम आवर मेन फंक्शन टू एनी अदर फंक्शन लाइक स्वैप, वी एक्चुअली हैव पास द एड्रेस ऑफ दैट वेरिएबल यूजिंग ए पॉइंटर इनसाइड द स्वैप फंक्शन, सो द वैल्यूज इन द मेन फंक्शन आर स्वैप्ड, hence the effect is reflected inside the main function। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेन फंक्शन में कुछ भी अंतर जो है वो नहीं आया था। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऐसा कर दूं कि ये जो मेरा स्वैप फंक्शन है ये ले रहा है पॉइंटर्स को, तो अब ये क्या कर रहा है, ये पॉइंटर्स को कर रहा है। इसमें क्या होगा, a और b नहीं बनेंगे वेरिएबल मेरी मेमोरी। यहाँ पे मुझे पहले स्टार लगाना पड़ेगा और a के पहले ऐसे ब्रैकेट्स, ये हो गया स्टार a। यहाँ पे भी इसको ब्रैकेट्स में डालना पड़ेगा और यहाँ पे स्टार लगाना पड़ेगा। सेम चीज मुझे b के साथ करनी पड़ेगी, तो मैं कर लेता हूँ जल्दी। तो अब कुछ ऐसा सा हो चुका है। अब मुझे क्या है, इस वाले फंक्शन में आउटपुट लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो मेरा काम है ये मेमोरी के थ्रू मेरे मेन फंक्शन में ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पे पास क्या करना है, ये एक पॉइंटर को ले रहा है एज एन इनपुट। तो पॉइंटर्स में हम क्या स्टोर करते हैं, एड्रेस। तो यहाँ पे सिंपली मुझे %a और %b कर देना है। अब जो है ये वाली प्रिंटफ स्टेटमेंट मैंने मेन फंक्शन में डाली हुई है। अभी मेरे मेन फंक्शन में कोई इफेक्ट नहीं आया था, बट एज सून एज मैं इसको सेव करके रन करूंगा तो ये देखो अब जो मेरे वेरिएबल्स हैं वो मेरे मेन फंक्शन में ही स्वैप हो चुके हैं। ये आपकी थोड़ी सी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को बचाता है, क्योंकि इसमें आप कॉपीज नहीं बना रहे हो अलग अलग फंक्शंस के लिए अपने वेरिएबल्स की। इसमें आप डायरेक्टली मेमोरी एड्रेसेस को पास कर रहे हो, और मेमोरी एड्रेसेस पास करने का मतलब ये है आपने वेरिएबल नहीं जनरेट करे अपने दूसरे फंक्शन के लिए, सिर्फ टेम्पररी है जो मेमोरी में जनरेट होगा। बाकी ये पॉइंटर्स हैं, ये तो पॉइंट करा रहे हैं, और आपका जो मेन फंक्शन है उसी में आपको जो इफेक्ट है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी स्लाइड में। अब यहाँ पे हमने स्वैप फंक्शन बनाना है जो कि पॉइंटर लेगा इनपुट और स्वैप कर देगा वैल्यूज। तो ये चीज हम अभी अभी करके आए हैं। अब यहाँ पे जो स्वैप फंक्शन है उसमें थोड़े से चेंजेस हैं। पिछली बार हमने क्या करा था, पॉइंटर का यूज करा था, बट इस बार हमें क्या करना है, पॉइंटर टू पॉइंटर करना है। पॉइंटर टू पॉइंटर के जरिए अपने वेरिएबल्स को स्वैप करना है। तो यहाँ पे मेरे वेरिएबल्स पहले से ही बने हुए हैं। यहाँ पे मैं 2 पॉइंटर्स बना लूंगा। तो इसका एक काम करते हैं, मल्टी कर्सर यूज करते हैं। तो यहाँ पे इंट स्टार ptr, और अब मैं ये हटा लूंगा और यहाँ पे मैं रखूंगा ptr1 और इसको मैं नाम दूंगा ptr2। अब इसमें हम स्टोर करा देंगे अपने a का एड्रेस और ptr2 में स्टोर करा देंगे हम अपने b का एड्रेस। अब हम क्या करेंगे, जो सिंपली हमारा जो स्वैप फंक्शन है इसमें पास कर देंगे अपने ptr के एड्रेस को, %ptr, और यहाँ पे भी ptr, ये 2 होगा और ये होगा ptr1, और यहाँ पे जो है ये ले रहा होगा इनपुट पॉइंटर टू पॉइंटर। तो यहाँ पे हम कर देंगे डबल एस्ट्रिक्स। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारा जो प्रोग्राम है वो हो चुका है। यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगा हुआ है तो सेमीकोलन लगा देंगे। तो अब ये जो पॉइंटर्स हैं
इनको भी हमें पॉइंटर टू पॉइंटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी लगा देंगे एस्ट्रिक्स 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 और एस्ट्रिक्स। अब मेरा ये प्रोग्राम कंप्लीट है। अब मैं रन कोड करूंगा तो फिर से जो मेरे वेरिएबल्स है वो हो चुका है स्वैप। तो ये है पॉइंटर्स। तो यहाँ पे हो जाते हैं आपके पॉइंटर्स खत्म। अब पॉइंटर्स के बाद जो हमारा अगला टॉपिक आता है, मैंने आपको जेनरिक पॉइंटर भी बताया, इसमें पॉइंटर टू पॉइंटर भी बताया, और पॉइंटर टू पॉइंटर के साथ साथ हमने इसमें कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस भी देख लिया। कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, आप एड्रेसेस को पास कर रहे होते हो, मेमोरी एड्रेसेस को, रादर देन अपने वेरिएबल को। तो इसकी मदद से क्या होता है, थोड़ी सी आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बेटर होती है, क्योंकि इसमें अलग से वेरिएबल्स की कॉपीज जनरेट नहीं हो रही होती, आप डायरेक्टली मेमोरी एड्रेसेस के थ्रू अपने वेरिएबल्स को स्वैप करते हैं। तो ये यहाँ पे हो जाते हैं पॉइंटर्स खत्म। इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो आती है एरेज, और एरेज और पॉइंटर्स आपस में अच्छे खासा रिलेशन रखते हैं। तो आप लोग एरेज पढ़ने से पहले पॉइंटर्स को क्लियर रखना बिल्कुल। एंड आई होप जेनरिक पॉइंटर या पॉइंटर से किसी भी तरीके के पॉइंटर से आपके जो सारे डाउट्स हैं वो खत्म हो चुके होंगे। इसके बाद भी अगर कोई चीज़ रह जाती है पॉइंटर्स में या किसी भी और टॉपिक में, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करो, मैं उसके ऊपर वीडियो, या अगर बहुत सारे इश्यूज हुए तो वीडियो, या फिर अगर छोटे मोटे इश्यूज हुए तो मैं शॉर्ट्स बना के डाल दूंगा। तो बस यार फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, और हम शुरू कर चुके होंगे एरेज को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर।